नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मिडवाइफरी का VBI क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों का चल रहा है, जिसमें कि हमने कल 20 क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम लोग 20 और उससे अधिक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप JNM ANM जो भी एग्ज़ाम आपका तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो ज़रूर आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से कवर करिए, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सारा नोट्स इससे पहले भी हमने मिडवाइफरी का लगभग 300 क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ जाइए। इस नंबर पर 70 50 87 29 96, जिसमें कि डेली आपको 6 से 7 इवनिंग में क्लास मिलते हैं। साथ ही जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं, उसी समय आपको सारा नोट्स PDF मिल जाते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब लगेंगे। चाहे बिहार में जॉब करना चाहे, चाहे आप रेलवे का बहाली दिया है उसमें जॉब करना चाहे, चाहे UP का बहाली दिया है उसमें जॉब करना चाहे, जिसमें भी आपको जॉब करना रहेगा, आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें आपको जॉब होंगे और आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि ये सारे नोट्स आप लोगों को, जो आप लोगों का क्लास का ग्रुप है, उसमें मिल जाएंगे। और हम लोग 20 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 20 तक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में ही कर चुके थे। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है 21 क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है कि एक महिला जिसने 5 बार, क्या कह रहा है कि एक महिला जिसने 5 बार या उससे अधिक बार बच्चे को जन्म दिया हो तो क्या कहलाती है। मतलब कहलाती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लिख लीजिएगा। कहलाती है मतलब जो महिला 5 बार या उससे अधिक बार बच्चों को जन्म दिया है, तो उस महिला को क्या कहेंगे। अब अभी के सिनेरियो में इतना बच्चे तो कोई भी जो भी फैमिली मेम्बर होता है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबका अब एक ही थीम रहता है, हम दो हमारे दो। लेकिन पहले अमूमन ज़्यादा देखते होंगे, अभी भी आप सबके जो भी आसपास में होंगे तो देखते होंगे 5 या उससे अधिक भाई बहन होते हैं। तो इस तरीके से कह रहा है कि यदि एक महिला 5 बार या उससे अधिक बार बच्चे को जन्म दिया हो तो वो क्या कहलाती है। जैसे इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जैसे इसमें दिया है कि नुल्ली पेरा या ग्रैंड मल्टीपेरा। तो देखो, ग्रैंड मल्टीपेरा मतलब क्या कि ग्रैंड मतलब विस्तार होता है, मल्टी मतलब भी ज़्यादा होता है, एक से अधिक होता है। इसके नाम से ही हमारा आंसर क्लियर हो रहा है। मतलब 5 बार या उससे अधिक बार बच्चे को जन्म दिया है तो इसको क्या कहेंगे, तो ग्रैंड मल्टीपेरा कहेंगे। उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, नेम है कुछ नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड मल्टीपेरा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है क्या। नेक्स्ट है कि लैंगिक परिपक्वता को लेकर जो रजोनिवृत्ति तक की जो बीच की संपूर्ण प्रवृत्ति अवस्था होती है वो क्या कहलाती है। कह रहा है कि लैंगिक परिपक्वता से लेकर जो रजोनिवृत्ति तक होती है, रज्जो के बारे में भी हमने आपको बताए थे, रजोनिवृत्ति तक की जो बीच की संपूर्ण प्रवृत्ति की जो अवस्था है कहलाती है क्या। इसमें ऑप्शन दिया है कि क्लाइमैक्टेरिक या पोवर्टी कह सकते हैं, पोवर्टी या मेनार्चे या थेलार्चे। तो क्या कहा जाता है, तो लैंगिक परिपक्वता से लेकर जो रजोनिवृत्ति तक के बीच का जो संपूर्ण प्रवृत्ति की जो अवस्था है उसको पुबेर्टी कहा जाता है। प्रवृत्ति की अवस्था है तो उसको पुबेर्टी कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। इस पर कंफ्यूज मत करिएगा, आज ये रुक गया है, नहीं तो यहाँ पर आंसर शो करता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा
अंतर अंतर्गत अंतर्गर्भाशयी वृद्धि अवरुद्ध का कारण नहीं है। मतलब कि जो अंतर्गर्भाशयी होती है उसकी वृद्धि के अवरुद्ध, जो बढ़ रहे हैं अंतर्गर्भाशय उसको वृद्धि को मतलब कि अवरोध करता है, मतलब कि बढ़ने में रोकता है, वो कौन सा कारण नहीं है जो उसके वृद्धि का अवरोध नहीं करता है। मतलब कि वृद्धि में अवरोध उत्पन्न नहीं करता, मतलब कि उसको रोकने का कार्य नहीं करता है। जैसे इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन कि गर्भकालीन मधुमेह, गर्भ के समय में यदि मधुमेह है जिसको डायबिटीज आप लोग कहते हैं, एनीमिया दूसरा ऑप्शन है आपका एनीमिया, तीसरा ऑप्शन आपका है कि गर्भ अवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप या मृत हृदय रोग। तो देखिए ये सब मतलब क्या है, तो इसमें अवरोध का मतलब कि कारण है, मतलब अवरोध करेंगे वृद्धि का अंतर्गर्भाशयी वृद्धि में। लेकिन जो गर्भकालीन मधुमेह है उसको इससे कोई लेना देना नहीं, वो इसमें अवरोध नहीं करेंगे। तो वही आपको खोजना था कि अंतर्गर्भाशयी वृद्धि में अवरोध का कारण कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो गर्भकालीन में जो मधुमेह है वो मतलब गर्भकालीन गर्भ समय की जो मधुमेह है स्थिति, गर्भ समय की जो मधुमेह की स्थिति है वो मतलब कि अंतर्गर्भाशयी वृद्धि की अवरोध में मतलब कि कारण नहीं बनता, फैक्टर नहीं है उसका, उसको अवरोध नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहे थे समझ गए, आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, और यदि आपको जैसे हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लाते हैं और जिस भी कैंडिडेट को वो आंसर आता है तो उसको आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि भ्रूण की खोपड़ी में एस्क्यूचर लाइन में जो उपस्थित चौड़ी जगह को कहा जाता है। मतलब कि भ्रूण की जो खोपड़ी होती है उसमें से एस्क्यूचर लाइन में जो उपस्थित चौड़ी एक जगह रहती है, मतलब एक जगह टाइप का चौड़ी जगह रहती है, विथ फिगर हम आपको होगा तो समझा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि कह रहा है कि उसमें उसको कहे जाते हैं क्या, डायमेट या फेंटानेल, ब्रो या लाई, तो उसको क्या कहा जाता है, तो फेंटानेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेंटानेल, जो मतलब कि भ्रूण की खोपड़ी में जो एस्क्यूचर लाइन में जो उपस्थित चौड़ी जगह होती है, मतलब कि उसमें एस्क्यूचर में जो जगह बच जाती है चौड़ी सी, उसको क्या कहा जाता है, तो फेंटानेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेंटानेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट बिहार के एएनएम जीएनएम ड्रेसर का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो लोग बिंदास होकर अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपका बहाली तो आने ही वाले हैं, कुछ दिन में आपको बहाली आ जाएगा। जैसे रेलवे दे दिया है आपका, और उसके बाद यूपी का आ गया है, तो बिहार वाला जैसे अनाउंसमेंट कर चुका है, सीट का हो चुका है, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि अभी दरोगा साहब का नियुक्ति प्रमाण पत्र सारे कुछ दिए जा रहे हैं, वितरण किए जा रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा समय लग रहे हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर ही पूरी फोकस होने वाली है और उसी पर आप लोगों की बहाली की प्रोसेसिंग आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोग निश्चिंत हो के और जितना हो सके उतना समय आप लोग अपनी पढ़ाई पर दीजिए, वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है अब, क्योंकि बिना एग्ज़ाम के बिना आपको रिजल्ट का अब नौकरी संभव नहीं है। क्योंकि जितने भी अब एग्ज़ाम होता है, यूपी वाले में भी 100 अंक का एग्ज़ाम कर दिया है, सभी जगह रेलवे में भी 100 मार्क का एग्ज़ाम है, सभी जगह आपका एग्ज़ाम ही है को, तो कहीं पर बिना एग्ज़ाम से आप नौकरी अब नहीं ले सकते। हाँ, कहाँ किसी किसी पोस्ट पर यदि 4, 5, 6 सीट आता है तो वहाँ पर इंटरव्यू रहता है, वहाँ पर भी इंटरव्यू रहता है, तो क्वेश्चन आएंगे तब ना आप इंटरव्यू में बैठिएगा। वो इंटरव्यू में तो यही से रिलेटेड पूछते हैं, तो मतलब कि लेकिन वहाँ पर कम पोस्ट रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट आते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, और सबका हो जाएगा जो भी पढ़ेगा क्योंकि बहुत सारी बहाली आने वाली है। कह रहा है कि कौन सी संरचना बेग्रामा के नाम से जानी जाती है, इसमें जनरली नाम से ही रिलेटेड है। कह रहे कि कौन सी ऐसी संरचना है जो ब्रेगमा है, ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि ऑप्शन आपका दिया है एंटीरियर फ्रंटेलर, दूसरा है पोस्टीरियर फ्रंटेलर, तीसरा है लंबाइड फ्यूचर, चौथा है क्या फ्रंटल सिविनी। तो
ब्रेगमा के नाम से जो जाना जाता है जिस संरचना को, उस संरचना को क्या कहा जाता है? तो एंटीरियर फेंटेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीरियर फेंटेनल कहा जाता है। और हम बीच में एक बार एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मिडवाइफरी का थ्योरी क्लास मिलेगा। तो उसके बाद आपको मिडवाइफरी का ना होगा, तो मिडवाइफरी का आप लोगों का थ्योरी क्लास मिलेंगे। पहले हम लोग इससे पहले एक और टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि लगातार मिडवाइफरी चलेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि सर एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मिडवाइफरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा कवर करते हैं। तो समझ गए कि मतलब कि ब्रेगमा संरचना जो होती है उसको एंटीरियर फेंटेनल के नाम से जाना जाता है। किस फेंटेनल से? तो एंटीरियर फेंटेनल के नाम से जो ब्रेगमा संरचना है उसको, मतलब संरचना के स्ट्रक्चर जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक या एक से अधिक कारणों से गर्भधारण की पूर्ण अयोग्यता क्या कहलाती है? कह रहा है कि एक या एक से अधिक गर्भधारण की पूर्ण अयोग्यता क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंस, या दूसरा ऑप्शन है कि इनफर्टिलिटी, या फर्टिलिटी, या एस्टिलिटी। तो क्या कहा जाता है? तो एक या एक से अधिक कारणों से यदि गर्भधारण की पूर्ण अयोग्यता, मतलब कि गर्भधारण पूरा नहीं हो पाते, मतलब पूर्ण गर्भधारण करने के लिए पूरी योग्यता नहीं पूरा हो सकता है एक या एक से अधिक बहुत सारे रीजनों के कारण, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इनफंटिनियल कहा जाता है। मतलब फंटिनियल ने पूरा नहीं है तो उसको इनफंटिनियल कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा होंगे तो उसको फर्टिलिटी कहेंगे। क्या होंगे? अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा होंगे तभी ना मतलब ये गर्भधारण हो पाएगा। तो इससे सोचने की बात है। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा होंगे, पूरी तरीके से योग्य होंगे तो वो फर्टिलिटी कहलाएगा। यदि पूरा तरीके से योग्य नहीं है, मतलब पूर्ण अयोग्य है, मतलब कि वो योग्य गर्भधारण के लिए है ही नहीं, तो उसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्टिलिटी की प्रक्रिया प्रोसेस पूरी होती है तो वो गर्भधारण कर पाते हैं। अगर फर्टिलिटी की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसी को हम लोग अयोग्य क्या कहते हैं? मतलब गर्भधारण की पूर्ण अयोग्यता कहते हैं। किसको? तो इनफर्टिलिटी के केस में। वही क्वेश्चन है, घुमा के भी कैसे भी पूछेगा तो आप उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। इस तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। मतलब कि एक या एक से अधिक बहुत सारा रीज़न हो सकता है जो कि गर्भधारण की अपूर्णता, मतलब कि उसको अयोग्य नहीं करने देता, मतलब गर्भधारण नहीं करने देता है। बहुत सारा के रीज़न हो सकता है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्री एक्लैम्प्सिया, क्या कह रहा है? प्री एक्लैम्प्सिया का निश्चित उपचार क्या है? मतलब कि इसमें बहुत सारा दिया गया, 4 ऑप्शन में कह रहा है कि इसका जो निश्चित उपचार है वो क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है कि बाएं पार्श्व स्थिति, गर्भ अवस्था की समाप्ति, उच्च प्रोटीन आहार, मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्री एक्लैम्प्सिया का जो निश्चित उपचार है वो क्या है? गर्भ अवस्था की समाप्ति। ये क्या है? यही एक प्री एक्लैम्प्सिया का निश्चित उपचार है। तो वो क्या है? मतलब कि गर्भ अवस्था की समाप्ति ही प्री एक्लैम्प्सिया की निश्चित उपचार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस अलग होते हैं। तो वही कह रहा है कि फीमेल पेल्विस का उच्चतम व्यास कितना होता है? व्यास आप लोग जानते हैं ना, जैसे क्या, मतलब कि कोई भी सर्कुलर डायग्राम है उसका जो सबसे लंबवत दूरी होती है, जैसे यहाँ पर भी दूरी है, दो बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ पर भी दूरी है 2 बिंदु को मिलाने पर, लेकिन सबसे बीच की दूरी यहाँ वाला क्या है? सबसे लंबी दूरी है 2 बिंदु को मिलाने पर, 2 स्पर्श रेखा को। तो 2 स्पर्श रेखा को मिलाने पर जो सबसे लंबा जो दूरी होती है वही क्या होता है? व्यास होता है। मैथमेटिकल टर्म में भी यही होता है, मतलब व्यास का परिभाषा होते हैं। वही कह रहा है
कि फीमेल पेल्विस का उच्चतम व्यास अधिकतम व्यास होता है क्या? एंटीरियर पार्श्व व्यास या ट्रांसर्व व्यास या तिरछा व्यास या ऊपर जो सभी दिए गए मतलब कि ऑल ऑफ दीज। तो किस तरीके से होता है फीमेल पेल्विस का उच्चतम व्यास? तो इसका व्यास होता है ट्रांसवर्स व्यास होता है। कैसे? तो ट्रांसवर्स व्यास होते हैं। कैसे क्या है? जैसे क्या ये मतलब कि कोई रेखा है और ये इस पर लंबवत है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स इसी को कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसे है। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कहलाएगा। ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स कहलाएगा। ठीक है, होता क्या है वो बता दिए ना, ट्रांसवर्स व्यास। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ये सब मैथ फिजिक्स की टर्म है। वहाँ पर आप लोग इंटर में या टेंथ में तो नहीं, इंटर में ज़्यादातर यूज होते हैं, वहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन में कह रहा है कि स्तन के उत्तक, क्या कह रहा है कि स्तन के उत्तक का सूजन क्या कहलाता है? स्तन के उत्तक में यदि सूजन आ जाता है तो उसको क्या कहे जाते हैं? तो जब स्तन के उत्तक में सूजन आता है तो उसको मेस्टाइसिस कहे जाते हैं। में क्या कहा जाता है? तो मेस्टाइसिस कहे जाते हैं। जब स्तन के उत्तक में सूजन होते हैं तो उसको मेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भ्रूण परिसंचरता का वह भाग जो कि जन्म के पश्चात फोसा ओवेलिस बन जाता है। कह रहा है कि भ्रूण परिसंरचना का वह भाग जो कि जन्म के पश्चात फोसा ओवेलिस बन जाता है उसको क्या कहा जाता है? गर्भनाल धमनियाँ या डक्ट और आर्टेरियस या फोरोमेल ओरल या गर्भनाल नस। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फोरमेन ओरेवल। क्या कहा जाता है? फोरमेन ओरेवल कहे जाते हैं। जब भ्रूण संरचना का भाग जो कि जन्म के पश्चात फोसा ओरेलिस बन जाता है तो उसको फोरामेन ओवेल कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? फोरामेन ओवेल का ओवेलिस बन जाता है तो उसको फोरामेन ओवेल कहे जाते हैं। मतलब कि फोरामेन ओवेल से वो फोसा ओवेलिस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हालत गर्भ अवस्था में मूत्र पथ के जो मूत्र मार्ग है उसके संक्रमण के लिए जोखिम कारक नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा हालत है या कौन सा ऐसा रोग है, मतलब कौन सा इसमें जो दिया गया है वो मतलब कि गर्भ अवस्था में मूत्र के पथ जो मूत्र नल होता है मूत्र मार्ग होते हैं उसमें संक्रमण के लिए जोखिम का कारक नहीं है, मतलब उससे कोई खतरा नहीं है मूत्र मार्ग में। ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तस्राव, और उसके बाद आपका दिया गया है कि वेसिकोलेटिस रिफ्लेक्स या सिकल सेल एनीमिया। तो संक्रमण के लिए जोखिम कारक नहीं है। तो वो कौन सा है? तो उच्च रक्तस्राव जो होती है वो मतलब कि गर्भ अवस्था में मूत्र पथ के संक्रमण में जोखिम कारक नहीं है, क्योंकि उस समय मतलब कि जब द्वितीय प्रसव में जाते हैं तो उस दौरान ब्लीडिंग होते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि पीएच से रिलेटेड है। कह रहा है कि ये केमिस्ट्री का ही समझ सकते हैं और केमिस्ट्री और बायो के रिलेट करके है कि निम्न में से कौन सी वीर्य संश्लेषण शून्य शून्य असामान्य है? मतलब कि शून्य असामान्य है, मतलब कि उसका जैसे कि शुक्राणु मात्रा का 5 ml, शुक्राणु एकाग्रता का 30 ml या शुक्राणु गतिशील का 50% से सामान्य रूप से 60% तक या pH 6.5 तक। तो ये जो आपका वीर्य विश्लेषण का मूल्य असामान्य है वो pH कितना? तो pH 6.5। pH मतलब कि आप लोग जानते हैं मतलब कि ये एक पैरामीटर है, मापने की इकाई है। अगला कह रहा है कि लेटेड फेज और अलर्ट लाइन एवं क्रिया रेखा आदि शर्तें किस संदर्भ में
प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि लेटेड फेज या अलर्ट लाइन एवं क्रिया रेखा आदि शर्तें किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? बायोफिजिकल प्रोफाइल में, या गैर तनाव परीक्षण में, या एमनियासेंटेसिस में, या पोर्टोग्राफ में। तो पोर्टोग्राफ क्या है? फोटोग्राफ को लेकर कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था। फोटोग्राफ क्या मतलब कि एक चार्ट होता है जो कि मतलब कि एक पेज पर बनाया जाता है, गर्भ अवस्था की स्थिति को दिखाता है, कितना क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ हुआ है फोटोग्राफ में। उसमें ग्राफ जैसे क्या कोई ग्राफ में रिकॉर्ड करके ऐसे ऐसे बताया जाता है ना, वही एक तरीके से ग्राफ होता है। जैसे कि इस पेज पर ग्राफ दिया रहेगा, उस तरीके से यहाँ पर उसका सारा कुछ लिखा रहेगा, PSC लिखा रहेगा कितना है, सारा कुछ उसमें डिटेल लिखा रहता है। मतलब कि जो भी गर्भावस्था में परिवर्तन हुए हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका सारा डिटेल्स उसमें उस ग्राफ में, उस चार्ट में लिख दिया जाता है। तो उसी को फोटोग्राफ कहे जाते हैं। ठीक है, इसका होगा तो कल हम लोग चर्चा भी करेंगे। और इसका यही आंसर भी हो जाएगा, मतलब कि लेटेड फेज, अलर्ट लाइन एवं क्रिया आदि जो शर्तें होते हैं वो संदर्भित किससे होते हैं? तो ये संदर्भित होते हैं, ये सब फोटोग्राफ में इंडिकेट मतलब वहाँ पर बताया है, तो वहाँ पर मतलब कि उसमें डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। लेटेड फेज, अलर्ट लाइन की क्रिया, ये सारे कुछ वहाँ पर संदर्भित रहता है फोटोग्राफ में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको कल और ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।